मूवी की शुरुआत में हम मार्टिन वेल, एक हाई प्रोफाइल लॉयर को देखते हैं। मार्टिन यूजुअली हाई प्रोफाइल केसेस लेता था ताकि वो स्पॉटलाइट लेके ज़्यादा फेमस हो सके। फिर हम एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि एक लड़के ने आर्चबिशप का बेरहमी से खून किया है। उसने उसे 80 बार चाकू से मारा है और उसने चाकू से उनकी छाती पे एक नंबर भी लिखा था, B832156। रशमन एक हाई प्रोफाइल इंसान थे, इसी वजह से उनका मर्डर एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। मर्डर लोकेशन से मर्डरर भाग गया था और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। अब ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए मार्टिन डिसाइड करता है कि वो उस लड़के का केस लेकर उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा। उस लड़के का नाम था एरन और वो एक अल्टर बॉय था, यानी कि जो लोग चर्च में काम करते हैं। इसीलिए मार्टिन इस केस को फ्री में लड़ने का डिसाइड करता है। वो एरन से मिलता है और उसकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि एरन सड़कों पे भीख मांगता था और रशमन ने ही उसे अपने आश्रम में आसरा दिया और उस चर्च में बाकी लड़के और लड़कियां भी थी। एरन के लिए रशमन फादर की जगह थे, वो उन्हें कभी भी नहीं मार सकता। एरन दरअसल एक बहुत ही खामोश मिजाज इंसान था। वो हकलाते हुए बात करता था और उसे देखकर ऐसा लगता था कि कभी उसने मच्छर भी नहीं मारा होगा। मार्टिन दरअसल बहुत ही अमीर लोगों के केस लिया करता था और वो चाहे मुजरिम हो या ना हो, वो उन्हें हमेशा बचा लेता था। लेकिन एरन का केस सुनकर उसे लगता है कि इसको तो कभी भी सजा नहीं होनी चाहिए। फिर पूछताछ के वक्त एरन मर्डर वाला किस्सा बताता है। वो बताता है कि उस वक्त रशमन अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में थे। तभी एरन बाहर से गुजर रहा था और उसे कोई आवाज आई और जब वो लाइब्रेरी के अंदर गया तो रशमन ऑलरेडी डेड थे। और इसी बीच में एरन को ब्लैकआउट हुए और वो बेहोश हो गया और इसीलिए उसे नहीं याद कि उस बीच क्या हुआ। दरअसल एरन को यहाँ पे अमनीशिया की बीमारी है। उसे अक्सर ब्लैकआउट्स आते थे और उसके दरमियान क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं याद रहता था। एरन के मुताबिक रूम में कोई तीसरा आदमी था जिसने रशमन को मारा है। जब एरन को होश आया तो उसे पता चला कि पुलिस आने वाली है और ये खुद खून में लथपथ था, इसीलिए वो डर के वहाँ से भाग गया। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन नाम के एक स्टेट सेनेटर को देखते हैं जो रशमन का काफी अच्छा दोस्त था और वो प्रोसिक्यूशन के लिए एक लड़की को हायर करता है जिसका नाम जेनेट था और उसे एरन को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी थी। यहाँ पे जेनेट वेल की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब अगले दिन इस केस की कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग होती जहाँ पे वेल एरन के साइकियाट्रिस्ट टेस्ट के लिए वक्त मांगता है। अब वेल का कोलीग टॉमी अगले दिन रशमन के आश्रम में जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एरन के रूम को चेक करने लगता है। वहाँ पे टॉमी को एक इयररिंग और एक लड़की की तस्वीर मिलती है। अगले दिन वेल एरन से पूछता है कि ये इयररिंग किसकी है, तो एरन कहता है कि ये इयररिंग एलेक्स की होगी। एलेक्स भी उसी की तरह एक अल्टर बॉय है और वहीं पे रहता है। और फिर वेल उससे उस पिक्चर के बारे में पूछता है, तो एरन कहता है कि ये पिक्चर लिंडा की है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड है। अब क्योंकि एरन को बार बार ब्लैकआउट्स आ रहे थे तो वेल डॉक्टर मॉली नाम के एक साइकियाट्रिस्ट को हायर करते हैं जो कि उसे एग्जामिन करती है। यहाँ पे वेल की पूरी कोशिश यही होती है कि मर्डर का एग्जाम किसी दूसरे बंदे पे लग जाए, कोई भी दूसरा इंसान उसको मार सकता है या नहीं, ताकि वो एरन को बचा सके। इसलिए वेल अपनी टीम को उस नंबर की तलाश करने के लिए कहता है जो कि डेड बॉडी की छाती पे लिखा हुआ था। तो वेल की टीम को रशमन की चैरिटी फाउंडेशन की साउथ रिवर की एक डील की फाइल मिलती है जिसका नंबर भी सेम था। अब यहाँ पे हमें आर्चबिशप रशमन की बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है कि वो एक बहुत ही करप्टेड इंसान था। वो खुद एक बिशप था, इसीलिए उसने एक चैरिटी ओपन की और इस चैरिटी के इन्वेस्टर गवर्नमेंट के बड़े बड़े करप्ट ऑफिसर्स थे और वो चर्च के नाम पे आसपास की सारी जमीन हथिया रहे थे। दरअसल साउथ रिवर जिस डील का नंबर उसकी छाती पे लिखा था वो चर्च की ही जमीन थी और इसको जॉन खरीदना चाहता था, जिसे रशमन बेचना नहीं चाह रहा था और उसी की वजह से उन दोनों में लड़ाई हो गई थी और इसकी वजह से जॉन के काफी पैसे भी डूब गए थे। तो अब वेल को लगता है कि जॉन ने ही रशमन को मारा होगा। अब वेल कोर्ट में ये प्रूव करने में लग जाता है कि किसी और ने ही रशमन को मारा होगा क्योंकि एरन के पास उसके मर्डर करने के लिए कोई मोटिव नहीं था। इसीलिए वो इस बात पे इशारा करता है कि मर्डर वाले दिन कोई तीसरा बंदा वहाँ ज़रूर मौजूद होगा। लेकिन तभी जेनेट क्राइम सीन पे मिले हुए सब एविडेंस के बारे में पूछने लगती है और वो पुलिस से उसकी छाती पे जो नंबर लिखा हुआ था उसके बारे में पूछती है। पुलिस कहती है कि जो नंबर उसकी छाती पे लिखा हुआ था वो एक बुक कैटलॉग का कोड है जो कि उन्हें रशमन के प्राइवेट रीडिंग रूम में मिली थी और इस बुक का नाम था प्राइवेट लेटर। उस बुक के 156 पेज में एक मैसेज अंडरलाइन किया होता है और जिसका मतलब कुछ ऐसा था कि हर एक इंसान के दो मुंह होते हैं, एक वो चेहरा जो वो दुनिया को दिखाता है और एक वो शैतानी चेहरा जो उसकी प्राइवेट लाइफ में होता है। जेनेट एरन से पूछती है कि इस पैसेज को अंडरलाइन किसने किया, लेकिन एरन कहता है कि मुझे तो इस बुक के बारे में कुछ नहीं पता। यानी इस नंबर के दो मतलब निकलते हैं, एक वो जो वेल ने ढूंढा था जो जॉन को मर्डरर साबित करता था और एक वो जो जेनेट ने ढूंढा था जिसकी वजह से कोर्ट का एरन के ऊपर शक और ज़्यादा बढ़ जाता है।
अब यहाँ पे डॉक्टर मॉली और एरन का सेशन चल रहा था। वो बार बार एरन से लिंडा के बारे में पूछ रही थी। वो उससे पूछ रही थी कि लिंडा कहाँ पे है और वो उससे जेल में मिलने के लिए क्यों नहीं आई, लेकिन एरन बार बार उसकी बात को टाल रहा था। वो एरन से उसके बारे में बार बार पूछने लगती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा वो गालियाँ देने लगता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। ये सब देख के डॉक्टर मॉली को लगता है कि इसे अमनीशिया से ज़्यादा बड़ी कोई बीमारी है। उसी तरह वेल और टॉमी मिलकर एलेक्स को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि उस दिन वो उस रूम में क्या कर रहा था। तो वो कहता है कि वो एक अडल्ट टेप ढूंढ रहा था जिसमें 3 लोग थे, वो खुद, एरन और लिंडा। इन तीनों की वो अडल्ट मूवी रशमन ने उनसे ज़बरदस्ती बनवाई थी। वो कहता है कि आश्रम में जितने भी लोग थे वो उनसे ऐसे ही काम करवाता था। रशमन के घर में जितनी भी कैसेट्स पड़ी हैं उसमें आपको ये एडल्ट मूवी के सीन्स मिल जाएंगे। वेल रशमन के घर से एक कैसेट चुराता है और उसे अपनी टीम के साथ देखता है, तो उसे पता चलता है कि रशमन अपने आश्रम के हर एक बच्चे से ऐसे ज़बरदस्ती काम करवाता था। अब अगर ये प्रूफ पुलिस के हाथ लग जाए तो केस का रुख बिल्कुल ही बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरन का अब्यूज़ हो रहा था और उसके पास रशमन को मारने के लिए एक मोटिव था जिसकी वजह से वेल केस हार सकता था। तो वो गुस्से में एरन के पास जाता है। वहाँ पे उसका डॉक्टर मॉली के साथ सेशन चल रहा था, तो वो कैमरा बंद करके उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि उस टेप के बारे में तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया। बार बार चिल्लाने के बाद एरन अपना सर पकड़ के रोने लगता है और फिर अचानक से वो एक नए पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। उसका हकलाना बंद हो जाता है और वो अपना नाम रॉय बताता है। रॉय वेल को मारने लगता है और कहता है कि अपना चिल्लाना बंद करो और मुझसे तमीज़ से बात करो। आगे वो बताता है कि एरन एक नंबर का डरपोक इंसान है, उससे खुद से कुछ भी नहीं होता। जब भी उसे कुछ काम करना होता है तो वो मुझे बुलाता है और फिर मैं आता हूँ। वो क्या किसी को मारेगा? किसी को मारने के लिए इंसान के अंदर जिगर होना चाहिए। रशमन को मैंने मारा है। ये सब देख और सुन के वेल एकदम हैरान हो जाता है, यानी यहाँ पे एरन ने ही रशमन को मारा था और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन उससे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसी बीच में वेल उससे उस टेप के बारे में पूछता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मार्टिन ज़बरदस्ती उनसे गलत काम करवाता था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। अब ये सब सुन के वेल बहुत ही ज़्यादा शॉक था, क्योंकि वो अब तक एरन को बेगुनाह समझ रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। तो डॉक्टर उसे कहती है कि इसे सज़ा नहीं हो सकती क्योंकि ये एक दिमागी मरीज़ है और इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। क्योंकि वेल अब केस के बीच में उसे पागल नहीं कह सकता था, इसलिए वो प्लान करके वो टेप जेनेट के घर भिजवाता है। अब जेनेट वो टेप देखती है और वो गुस्सा हो जाती है और वो वेल से कहती है कि वो ये टेप खुद क्यों नहीं कोर्ट में जमा करवाता। अब जेनेट को भी ये पता था कि अगर वो कोर्ट में ये टेप दिखाएगी तो कोर्ट एरन के ऊपर थोड़ी सिंपैथी दिखाएगी और उसे उतनी कड़ी सज़ा नहीं होगी। लेकिन जॉन क्योंकि जेनेट को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि जल्दी से इस केस को ख़त्म करो, तो जेनेट कोर्ट में उस टेप का जिक्र करती है। अब वेल को ये पता होता है कि वो खुद तो एरन को डिफेंड नहीं कर सकता, तो वो ये सब जेनेट के थ्रू करवाता है। यहाँ पे वेल का प्लान ये होता है कि वो रशमन के एग्रेसिव नेचर को दुनिया के सामने लाएगा और ये भी प्रूव करेगा कि जॉन भी इसमें इक्वली शामिल है। वो रशमन के मर्डर का इल्ज़ाम कहीं ना कहीं जॉन के ऊपर डालना चाहता है। अब अगले दिन वो जॉन को कटघरे में खड़ा करता है और उससे पूछता है कि रशमन के बारे में क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता था कि वो बच्चों को अब्यूज़ करता है और उनसे ज़बरदस्ती ऐसे ही वीडियोस बनवाता है? क्या तुम्हारे पास कोई भी केस नहीं आया? तो जॉन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। दरअसल जॉन को सब कुछ पता था, लेकिन वो अपनी इमेज बचाने के लिए यहाँ पे झूठ बोलता है। अब वेल कोर्ट में एक सबूत दिखाता है जिसमें रशमन के खिलाफ एक केस हुआ था और जिसको जॉन ने ही मिटाया था। तो ये कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि जॉन उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन यहाँ पे जेनेट ऑब्जेक्शन करती है क्योंकि वो केस को गुमराह कर रहा था। भले ही जॉन उसमें इक्वली शामिल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ही उसका मर्डर किया होगा। इसीलिए कोर्ट जॉन की गवाही को इग्नोर करती है और वेल के ऊपर भी फाइन लगाती है। इनफैक्ट यहाँ पे वो टेप दिखाने की वजह से ये साबित हो जाता है कि एरन के पास एक मोटिव था और शायद उसी ने उसको मारा होगा। अब वेल डॉक्टर मॉली को कटघरे में बुलाता है और उनसे क्वेश्चंस करके ये साबित करने की कोशिश करता है कि एरन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे ना तो कैमरे की रिकॉर्डिंग थी और ना ही कोई सबूत था, और डॉक्टर मॉली की भी इस फील्ड में कुछ ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं थी। अब वेल को किसी भी तरह एरन को बचाना था, क्योंकि बचपन में अब्यूजिव फादर और बड़े होके भी अब्यूज़ झेलने की वजह से उसके अंदर ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हुआ था। वेल अपना आखिरी पैतरा आजमाता है और एरन को वो कटघरे में बुलाता है। धीरे धीरे वो उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। उसका चेहरा लाल होने लगता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा आने लगता है। वेल को पता होता है कि रॉय तभी सामने आएगा जब वो गुस्से में होगा। वेल तो उससे गुस्सा दिला ही रहा था, लेकिन बाद में जेनेट आ जाती है और वो उससे क्वेश्चंस करने लगती है। यहाँ पे जेनेट को लग रहा होता है कि एरन को कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है और वो भी उससे उकसाने वाले सवाल करने लगती है ताकि गुस्से में वो अपना जुर्म कबूल कर ले।
सवालों के बीच में जेनेट एरन को बहुत कुछ कह देती है और इतना भी कहती है कि तुम रश्मन के सर्कस के जानवर हो। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो मैंने भी उसे 80 बार मारा होता है और तब तक मारती रहती जब तक कि वो मर ना जाता। सारी बातें सुन के एरन का खून खोलने लगता है और पूरा माहौल बहुत ही ज़्यादा हीटेड हो जाता है। तो आखिर में जेनेट कहती है कि अगर रश्मन नहीं होता ना तो तुम गली में एक किसी कोने में बैठ के भीख मांग रहे होते। ये सुन के एरन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और रॉय की पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। वो जेनेट को जान से मारने ही वाला था। सारे पुलिस उसके आसपास आते हैं और किसी ना किसी तरह उसको छुड़वाते हैं। ये देख के वेल भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा करेगा। यहाँ पे एरन का हकलाना भी बंद हो जाता है। जज भी ये सब देख के डर जाती है और एरन का पर्सनालिटी डिसऑर्डर रियल है ये साबित हो जाता है। आखिर में जज अपने प्राइवेट रूम में फैसला सुनाती है और वो कहती है कि वो एरन को बेकसूर मानती है और वो उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज देगी। दूसरी तरफ जेनेट बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो केस भी हार जाती है और उसकी जॉब भी चली जाती है। अब वेल एरन से मिलने के लिए जेल जाता है। वो एरन से पूछता है कि कोर्ट रूम में क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद है? तो एरन कहता है नहीं, मुझे ब्लैकआउट हुआ था और मैं सब कुछ भूल गया हूँ। वो उससे कहता है कि तुमने जेनेट पे हमला किया लेकिन तुम केस जीत गए हो और अब तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा जाएगा। अब यहाँ पे आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब वेल वहाँ से जाने ही वाला होता है तो एरन उसे रोक के कहता है कि मिस्टर वेल, आप जेनेट से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, मैंने ऑलमोस्ट उन्हें मार ही दिया था। अब ये सुन के वेल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एरन को तो ब्लैकआउट हुआ था और उसे तो कुछ भी याद नहीं था। वो फिर एरन से जाकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तब वहाँ पे एरन कहता है कि ये सब तो उसका खेल था, उसे कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं था, ये तो उसने सज़ा से बचने के लिए किया था। अब वो कन्फेस करता है और कहता है कि मैंने ही उसे मारा था और उसकी छाती पे जो नंबर लिखा था वो बुक का ही था और बुक में वो जो पैसेज अंडरलाइन हुआ था वो भी मैंने ही किया था। मैंने ये सब कुछ किया ताकि लोगों को पता चले कि रश्मन की एक दूसरी पर्सनालिटी भी थी जिसमें वो लोगों के साथ ये सब कुछ करता है। एरन को इतना तो पता था कि पुलिस को स्टेप के बारे में पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके बारे में पता चलने के बाद उसको खुद सज़ा हो सकती थी, इसलिए उसने ये सब खेल खेला। ये सब सुन के वेल के होश उड़ जाते हैं और ज़िंदगी में पहली बार वो कोर्ट से बाहर निकलते हुए गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि जो बाकी केसेस थे उसे पता होता था कि कोई मुजरिम है या नहीं, लेकिन यहाँ पे एरन ने वेल को भी धोखा दिया था। ये मूवी आप सब लोगों को कैसी लगी? आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताइए और ये भी लिखिए कि क्या एरन को सज़ा होनी चाहिए थी या नहीं। मैं एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग मूवी के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।